नमस्कार साथियों, आज हम अपने गद्यांश पद्यांश की सीरीज़ के पार्ट 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पहले गद्यांश को। इसमें दिया हुआ है, मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो। गारो लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जा पा जलीन पा और सुख पा बुंगी पा। गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की और सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। खाने पीने का साधन मिल जाता, वहाँ रुक जाते। जब भोजन को कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ती। यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा चलीन और सुंगपा बुंगी का जन्म हुआ था। इन दोनों महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को विषम परिस्थितियों से निकाल कर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। तो ये है हमारा आज का गद्यांश, गारो जनजाति के बारे में। इसका पहला प्रश्न है कि गारो जनजाति के स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं। गारो जनजाति के स्वभाव की क्या विशेषताएं? तो वे क्या केवल परिश्रमी थे, क्या केवल शांतिप्रिय थे, क्या केवल प्रकृति प्रेमी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। वे शांतिप्रिय भी थे, परिश्रमी भी थे, वे प्रकृति प्रेमी भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, खाना बदोश का अभिप्राय क्या है? यानी कि खाना बदोश किसे कहते हैं? तो खाना बदोश क्या मूल निवासी को कहते हैं? नहीं। क्या स्थावर को कहते हैं? नहीं। जड़वत को भी नहीं कहते हैं, यायावर को कहते हैं। तो इसके यदि हम और पर्यायवाची देखना चाहें तो इसका एक और पर्यायवाची हो सकता है आपका घुमक्कड़। आपका एक और पर्यायवाची हो सकता है घुमक्कड़, घुमक्कड़ जो घूमते रहते हैं। एक और पर्यायवाची यदि हम देखना चाहते हैं तो इसका हो सकता है आवारा, भी हम इसे कह सकते हैं। इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं। और एक और फिरमता भी इसका पर्यायवाची हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा यायावर, खानाबदोश का यायावर। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, परिश्रमी शब्द का पर्यायवाची होगा। परिश्रमी का पर्यायवाची क्या होगा? क्या इसका पर्यायवाची कामचोर होगा? क्या इसका पर्यायवाची कमजोर होगा? क्या आलसी होगा? क्या मेहनती होगा? तो इसका पर्यायवाची होगा मेहनती। इसके भी यदि हम और पर्यायवाची देखना चाहें तो इसके और पर्यायवाची होंगे आपका उद्यमी कह सकते हैं इसे आप, जो उद्यम करता है। इसे आप श्रम साध्य कह सकते हैं, जो श्रम को साध्य करता है, साध्य बनकर करता है। इन्हें आप मेहनती परिश्रमी ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी और पर्यायवाची हो गई। आगे यदि हम बढ़े तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, गारो क्या है? तो गारो हमने देखा था कि गारो एक जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है नंबर 5, विषम का विलोम क्या होता है? तो विषम का विलोम होता है आपका सम। हमने देखी सम और विषम संख्याएं, तो ये एक दोनों की एक दूसरे की विलोम होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम। इसके यदि हम और पर्यायवाची देखना चाहते हैं तो इसका और पर्यायवाची हो सकता है, तो हो सकता है सर्व। सर्व भी हम इन्हें कहते हैं, समस्त भी कहते हैं हमें। इसके बाद हम इन्हें संपूर्ण भी कहते हैं। यही जो पूर्ण में सारे आ जाते हैं वो इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। समग्र भी कह सकते हैं, निखिल और अखिल ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। निखिल और अखिल ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा सम। ठीक है,
आगे बढ़े हम, तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है कि मौसम से क्या तात्पर्य है। तो मौसम, विषम मौसम से क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रतिकूल मौसम, जो विपरीत मौसम है, जो स्थिति के अनुकूल नहीं है। तो इसका हो जाएगा प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेघालय में कौन सी संधि है। तो मेघालय में आपकी संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, अब इसे हमको समझना है, क्योंकि हम गद्यांश पद्यांश की हमारी सीरीज में ज़्यादा फोकस व्याकरण पर कर रहे हैं। हमारा व्याकरण, संधि, समास, ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, अलंकार। तो दीर्घ संधि में ये होता है कि अ धन आ का मेल अपने ही समान के स्वर से होता है, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि अ या आ का मेल होगा आपके, देखिए यहाँ पर अ और आ, इनका मेल अ और आ से होता है, तो अ का से मेल होगा तो भी आ बनेगा आपकी, और यदि आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा, और आ का मेल आ से होगा तो भी आ बनेगा। ऐसे ही ई का मेल ई बड़ी और छोटी ई दोनों का मेल बड़ी और छोटी ई से होता है, बड़ी ई बनेगा। वैसे ही छोटे और ऊ और बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ और बड़े ऊ से होता है, तो वहाँ पर बड़ा ऊ बनता है। यानी कि यहाँ पर समान स्वर मिलते हैं। अ आ से आ ही मिलेंगे, ई से ही मिलेंगे, और ऊ से ऊ ही मिलेंगे, और सभी में बड़े बनेंगे। बड़ा ऊ बनेगा, बड़ी ई बनेगा, और बड़ा आ बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। आगे यदि हम देखें तो आगे मेघालय यहाँ पर दिया हुआ है हमारा। मेघालय में इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा मेघ धन आलय। यहाँ पर हमें मिल रहा है अ, मेघ से अ, और यहाँ आलय से आ, तो अ धन आ मिलके हमारा हो जाएगा आ, मेघालय, ये से। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो कविश्वर की संधि होगी कवि धन ईश्वर। कवि में यहाँ पर छोटी ही और ईश्वर में बड़ी ही, छोटी और बड़ी मिलकर हमारे बनेगा बड़ी ही, कविश्वर। ऐसे वधुत्सव में यदि हम देखें तो वधुत्सव में वधु धन उत्सव, इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर वधु से छोटा ओ हमें मिलेगा, और यहाँ से बड़ा ओ मिलेगा। छोटा ओ और बड़ा ओ मिलकर हमारा बनाएगा बड़ा ओ। ऐसे यहाँ पर यदि दोनों छोटे स्वर मिलते हैं तो भी बड़ा ही बनेगा, यदि एक बड़ा और एक छोटा मिलता है तो भी बड़ा ही बनेगा, और यदि दोनों बड़े मिलते हैं तो भी बड़ा स्वर ही मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी असमान स्वर नहीं मिलेंगे, हमेशा समान स्वर ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती हैं आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, ये आपकी हो जाती है दीर्घ संधि। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत गद्यांश में गारो मेघालय में कैसे बसे, इसके लिए क्या प्रचलित है। तो इसके लिए कहानी प्रचलित है, क्योंकि उनके बारे में एक कहानी थी। ठीक है, आगे यदि हम देखें 9, तो भोजन की तलाश में गारो जातियों को किस चीज़ का सामना करना पड़ता था। तो क्या केवल विषम मौसम का ही सामना करना पड़ता था, नहीं। क्या केवल जानवर का ही सामना करना पड़ता था, नहीं। विषम मौसम और जानवर, जंगली जानवर, दोनों का उन्हें सामना करना होता था। आगे यदि हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन की कठिनाई होने पर गारो कहाँ चले जाते थे। तो ऊंचे स्थानों पर जाते थे, क्या वे पुराने स्थानों पर जाते थे, क्या वे तराई में जाते थे, नहीं, वे नए स्थानों पर जाते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 11, गारो समाज को विषम परिस्थितियों की समस्या से निजात किसने दिलाई। तो उनको विषम परिस्थितियों से निजात पा जा पा जुलीन और सुंगपा बुगी पा दोनों ने मिलकर दिलाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12, मेघालय की प्रमुख जनजाति है। तो मेघालय की प्रमुख जनजाति इस पद्यांश के द्वारा हमें आंसर देना है, इस गद्यांश के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी गारो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो किन जातियों के पूर्वज
चीन और तिब्बत की सुदूर घाटियों में भटकती हैं? इसका जवाब भी बड़ा आसान है, गारो जनजाति के। ठीक है, हमें गद्यांश पद्यांश सोल्व करते समय ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारे जवाब गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड ही होने चाहिए। जिस प्रकार का वर्णन उसमें किया हुआ है वैसे ही जवाब हमें अपने तलाशने चाहिए और वैसे ही जवाब उससे रिलेट करके हमें देने चाहिए, न कि हमारे नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ स्पष्ट रहता है कि उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि इस गद्यांश से ही प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, खाना पीना में कौन सा समाज है? तो ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, पार्ट 3 या 2 में। खाना और पीना, यहाँ पर योजक चिन्ह भी आए हैं। तो जहाँ जिस समाज में योजक चिन्ह होता है और जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ हमारा होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे यदि हम बढ़े तो नंबर 15 है मेघालय क्या है? तो मेघालय एक भारत का राज्य है। यहाँ पर हमको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है और इस जवाब का आंसर देना है कि मेघालय भारत का एक राज्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना पद्यांश। पद्यांश है आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचा बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्वत में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ऊंधी, धुआं उठा सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसमें पहाड़ के बारे में वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो इसके हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है वो ये है कि आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश के यदि हम विलोम देखें तो इसका विलोम शब्द होगा, यहाँ पर सीधा जवाब हो जाएगा पाताल। आकाश से घिरा पाताल में अटका, आकाश से घिरा पाताल में अटका। ठीक है, अब इसके आकाश के और पाताल के यदि हम और विलोम शब्द देखना चाहें तो और विलोम शब्द होंगे। तो आकाश के विलोम में अंबर, नभ, गगन, अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, आसमान, दीव, पुष्कर, व्योम, विष्णुपद, सारंग, फलक, ये इतने सारे इसके विलोम हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आकाश का पर्यायवाची काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके पर्यायवाची। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। अब यदि हम देखें तो गगन के पर्याय, अब हमें पाताल के पर्यायवाची देखने हैं। तो ये सभी हैं आकाश पाताल के पर्यायवाची। नागलोक भी इसे कहते हैं, हमसे नागलोक भी कहते हैं, साथ ही हम इसे रसातल भी कहते हैं, अधोभुवन भी कहते हैं, औरंग स्थान भी इसे हम कहते हैं। नागलोक इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बढ़े तो हमारा क्वेश्चन आता है पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी किसके समान दिख रही है? तो घुटनों पर पड़ी चादर सी दिख रही है, वहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 आकाश का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो आकाश का वर्णन किया गया है आपके किसान के साफे के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अचानक से कौन बोल उठा? तो अचानक से मोर बोल उठा था। यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश में भी कि अचानक बोल उठा मोर। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा मोर। अगला क्वेश्चन है आकाश का साफा बांधकर चिलम औंधी का क्या अर्थ है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है चिलम औंधी का, औंधी यानी कि ये सीधी और ये औंधी, औंधी यानी कि उल्टी, तो चिलम का उलट जाना इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे वो है कि सूरज की चिलम खींचता वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो इसमें अशुद्ध क्या है वो हम मिलाते हैं। देखिए सूरज, ये रहा सूरज, सूरज से सूरज, ठीक है, की भी ठीक है, चिलम मिलाते हैं। अब हम क्या चिलम सही है? तो चिलम यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, जिसमें कि छोटी की मात्रा लगाई हुई है।
और हमारे इसमें बड़ी की मात्रा है, यानी कि चिलम यहाँ पे इसमें असत्य हो जाएगा। हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर चिलम। ठीक है, यदि हम आगे बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल किसकी भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो पलाश पर खिले लाल फूल किसके भांति प्रतीत हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा जलती अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो मोर का पर्यायवाची शब्द होता है कलापी भी होता है, मयूर भी होता है, केकी भी होता है, और साथ में ये सभी इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मोर के पर्यायवाची होते हैं, मयूर, केकी, कलापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन, नदी का पर्यायवाची क्या नहीं है। तो पर नदी का पर्यायवाची आपकी होगा वारी, ये नहीं है नदी का पर्यायवाची। सरिता होता है नदी का पर्यायवाची, सरी भी होता है, तटीनी भी होता है, लेकिन वारी नहीं होता है। नदी के यदि हम और पर्यायवाची देखना चाहें तो और भी पर्यायवाची होती है नदी के, जैसे तरनी, जैसे लहरी, जैसे तरंगिणी, जैसे जलमाला, जैसे निर्झरणी, जैसे आलगा, आलगा नहीं, यहाँ पर चेंज है थोड़ा सा, आपगा होगा, आपगा। ठीक है, जैसे निम्नगा, जैसे कुलंकषा, ये सभी नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धुआं क्या हो जाता है। तो धुआं हो जाता है आपका उठ जाता है। धुआं क्या हो जाता है, उठ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हमने देखा था कि आकाश का पर्यायवाची अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन अधर नहीं होता है। अधर का अर्थ होता है ओष्ठ, होठ होता है इसका अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा अधर। अगला क्वेश्चन है, पलाश का पर्यायवाची शब्द है। पलाश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पलाश का पर्यायवाची शब्द होगा हमारे यहाँ पर जवाब, तो पलाश के पर्यायवाची किंसुक भी होते हैं, कारक भी होते हैं, पलाशक भी होते हैं। अब आप में से बहुत सारों को जानना होगा कि पलाश किसे कहते हैं। अब आपने वीडियो देख ही लिया होगा, वीडियो में बताया गया है कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। साथ में यदि आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोलकाता के पश्चिम बंगाल में पाया हुआ है। साथ में इस प्रकार के इसके फूल आया करते हैं, और इन फूलों से ही हम कई बार होली का रंग बनाया करते हैं और रंगोली खेला करते हैं। आगे यदि आप देखें तो यहाँ पर इस प्रकार इसका इस प्रकार से इसके वृक्ष से हम जड़ें निकालते हैं, और इन जड़ों से हम कुछ रस्सियाँ वगैरह बनाया करते हैं। पिछले पुराने ज़माने में बनाया करते थे, आजकल तो नहीं बनाते, लेकिन पहले इसकी जड़ों से इस प्रकार की ताते निकालते थे और इनसे हम रस्सियाँ बनाया करते थे। आगे यदि हम देखें तो ये इस प्रकार का इनका वृक्ष होता है पूरा, ये सा इसका जड़ होता है ऐसा। ठीक है, ये और भी बता रखे हैं यहाँ पर। साथ में ये से पत्ते होते हैं इसके, ये से फूल आते हैं इसमें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश में पहाड़ किस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसका जवाब होगा हमारा बैठे हुए किसान की तरह। ठीक है। अगला अंतिम क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट, वो ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में पश्चिम दिशा में डूबता सूरज किसकी भांति दिखाई देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा अंगीठी के समान। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा चिलम पर सुलगती आग की भांति। चिलम पर सुलगती आग की भांति। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन हमारा कि पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार कैसा प्रतीत हो रहा है। तो झुंड में बैठी भेड़ों सा, चिलम की आग सा, जलती अंगीठी सा कैसा प्रतीत हो रहा है। झुंड में बैठी भेड़ों सा, झुंड में बैठी भेड़ों सा। तो ये हमारे गद्यांश पद्यांश की सीरीज का पार्ट 4 कंप्लीट होता है। आप सभी से यह निवेदन है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।